है। टॉपिक है समाजशास्त्री अवधारणा। यहाँ आपको समुदाय, भूमिका, सामाजिक संरचना, ठीक है, पहचान, संस्कृति इत्यादि के संदर्भ में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न के पीछे मैं आप लोगों को व्याख्या भी दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बड़े ही ध्यान से आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा। और कल क्लास आप सभी की ऑफ रहेगी, है ना, कल मंडे है, इस वजह से आज मैं संडे की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिलहाल शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कि अवधारणा का मनुष्य के सामाजिक रूप से निर्मित मूल्यों से संबंध होता है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? प्लीज, अगर किसी के मन में कोई अस्थाई बी होगा सर। बी होगा। चलिए, यहाँ पे ए भी है, सॉरी सी भी है और बी भी ऑप्शन के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है। ध्यान सुनिएगा, ये सवाल कहता है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली रिलेट करा रहा है सामाजिक रूप से। सवाल को समझिएगा, सामाजिक रूप से रिलेट करा रहा है, साथ ही साथ एक प्रकार से कंस्ट्रक्टेड वैल्यू मतलब निर्मित मूल्यों से संबंध में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। पहला विकल्प अस्थाई, आप सभी को मालूम है। अस्थाई बेसिकली जो फिक्शन उस शब्द को दर्शाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग बी की बात करते हैं तो ये बी अविच्छेद शब्द लिखा हुआ है। इसे हम लोग इनसेपरेबल का नाम से भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इनसेपरेबल का नाम से जानते हैं, जिससे व्यक्ति या वस्तु से अलग ना किया जा सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति से अलग ना करने की कंडीशन बताता हो तो उस संदर्भ में अविच्छेद शब्द जो है यूज होता है, या अपृथकीकरण कह सकते हैं आप। अविच्छेद के बजाय अपृथककरण भी अगर आप कहें तो यहाँ पे वो पार्ट हो जाएगा। और विच्छेद का मतलब होता है पृथककरण, यानी मतलब टूटना, यानी अलग होना। तो मनुष्य के सामाजिक रूप से निर्मित मूल्यों से संबंध होता है अपृथककरण, यानी अविच्छेद शब्द होता है, ना कि अस्थाई होता है, ठीक है। अस्थाई और अस्थाई दोनों के दोनों विकल्प यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो मनुष्य के सामाजिक रूप से निर्मित मूल्यों से जो संबंध होता है वो अपृथककरण होता है, अविच्छेद होता है। सही विकल्प यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला समाजशास्त्री कौन था? यह सवाल आपके हर्बर्ट। यहां सही विकल्प हर्बर्ट स्पेंसर है। देखिए, अपनी कॉपी पर आप लोग लिखते जाइएगा, लास्ट में मुझे बताइएगा कि जितने भी प्रश्न किए उसमें से कितने सही गए आप लोगों के। थोड़ा सा मूल्यांकन कर लूंगा आप लोगों का मैं कि समाजशास्त्रीय अवधारणा आपके लगभग सही है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक में यह सवाल बड़ा ही आसान था, आप सब इसके बारे में जानते भी हैं सामाजिक संरचना के संदर्भ में। तो अधिकांश समाजशास्त्रीय विवरणों के अकॉर्डिंग ये बात कही भी गई है कि हर्बर्ट स्पेंसर पहले समाजशास्त्री माने जाते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का बेसिकली इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था और इसी संदर्भ में इनका नाम हमें देखने को मिलता भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं थर्ड पर, द सोशल सिस्टम नामक एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस किताब रही है द सोशल सिस्टम। इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक कौन है? हाँ, टालकाट पार्सन्स, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, टालकाट पार्सन इस प्रश्न के सही विकल्प होंगे। और ध्यान रखना आप सभी लोग, ये किताब बेसिकली बहुत ही फेमस रही है और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताई गई है इस पुस्तक में। इस पुस्तक में सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया था और वो भी टालकाट पार्सन्स महोदय, सोशल सिस्टम में। अच्छा, ये किताब कब आई थी? किसी को पता है ये 1951 कब लाई गई थी? 1951 बिल्कुल 1951 में किसी बच्चे ने जवाब दिया है। ये सही विकल्प के रूप में आएगा। अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछा कि ये किताब कौन से वर्ष आई है तो आप 1951 लगा सकते हैं, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 में विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत देने वाले
समाजशास्त्री नडेल कहाँ से संबंधित है? देखिए ये सवाल आ गया कि पूछ लिया कि वो रहने वाले कहाँ के विद्वान है। नाम है नडेल। ब्रिटेन। 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 SF नडेल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर के संदर्भ में लिया जाता है ना। परंतु इस सवाल के सही विकल्प के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटेन सही जवाब आया है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, सही विकल्प है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित सिद्धांतकारों में किसका सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत से साम्य रखता है, यानी एक प्रकार से उससे इक्वल है या उसकी समानता को दर्शाता है। रेडक्लिफ सर ब्राउन स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। क्या? नडेल। नडेल। हाँ, नडेल ये सर। स्क्रीन सभी के पास जा रही होगी, है ना। और यहाँ अगर आपने इस प्रश्न का जवाब नडेल का नाम लिया है तो आपने करेक्ट जवाब दिया है, और इस प्रश्न का जवाब नडेल ही है। लेकिन आपको बता दूं, इससे मिलता जुलता एक और विद्वान है। अगर ऑप्शन में अगर वो होता तो सही विकल्प होता। रेडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत से सबसे अधिक मिलता जुलता सिद्धांत जो है टालकाट पार्सन्स का है। टालकाट पार्सन्स का है, याद रखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। अब ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए दूसरे नंबर पे आप लोग आप फ्रेडरिक नडेल का नाम लगा सकते हैं, फ्रायड फ्रेडरिक नडेल का नाम। तो इन दोनों ने, जानते हैं, संरचनात्मक कार्यात्मकता को, इन्होंने संरचनात्मक जो कार्यात्मकता है इनकी थ्योरी, उस थ्योरी में व्यक्ति प्रमुख बताया था। व्यक्ति को प्रमुख बताया था। व्यक्ति को प्रमुख बताया था, यानी मुख्य है व्यक्ति। और ये जानते हैं व्यक्ति को प्रमुख किस थ्योरी में बताया था? तो थ्योरी का नाम संरचनात्मक कार्यात्मकता का सिद्धांत। संरचनात्मकता एवं कार्यात्मकता का सिद्धांत। नडेल के अनुसार समाज की रचना कितने तत्वों में की गई है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? तीन। अच्छा, नाम सुना है आपने नडेल के बारे में? अगर आपने मेरी पहली क्लास देखा होगा UGC नेट का, तो शाम के टाइम में 7 बजे से, तो मैं वहाँ आप लोगों को एक चीज़ बताया था। फ्रेडरिक नडेल विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाला अगर कोई विद्वान था तो वो था फ्रेडरिक नडेल महोदय। समाज की संरचना के कितने तत्व बताएं? यानी समाज के अंतर्गत एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तत्व होते हैं समाज की संरचना के। उन तत्वों के नाम बता सकते हैं? कौन कौन से तत्व हैं? कौन कौन? ये नडेल अकॉर्डिंग एक भूमिका है ओके, और लोगों का समूह और सामाजिक संस्थागत नियम। अच्छा जी, देखिए मैं बताता हूँ, ये आपने सही नहीं बताया है। सुनिएगा मेरी बात को। नडेल की समाज की संरचना के संदर्भ में जब बात होती है तो आपको मैंने एक शब्द बताया था, याद होगा, भूमिकाओं की गठरी। भूमिकाओं की गठरी किसने बोला है? नडेल ने। नडेल ने बोला। नडेल। और संरचना एक ब्लैक चेक की तरह है। संरचनाएं जो होती है ना, वो ब्लैक चेक की तरह होती है कि नहीं? जिसमें जो भी व्यक्ति जितनी रकम चाहता है वह भर देता है। आज संरचना का प्रयोग फैशन की तरह ही एक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, फैशन की तरह ही होता है। तो नडेल ने कहा कि संरचना को एक सिद्धांत बनाने के साथ साथ इसे एक अध्ययन विधि भी माना। किसको? संरचना को एक अध्ययन विधि के पाठ में इसको प्रस्तुत भी किया नडेल ने। फिर नडेल के अकॉर्डिंग जब बात आई संरचना के अस्थायित्व और निरंतरता के रूप में, तो वहां उन्होंने कहा कि संरचना में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होने वाले जो संबंध होते हैं वो शामिल होते हैं। इस वजह से वो संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, शामिल क्या होता है समझिएगा। नडेल के अकॉर्डिंग की क्रियाओं में क्या क्या चीजें शामिल की गई? व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच के
होने वाले जो संबंध होते हैं उन संबंधों के संदर्भ में दर्शाया, होने वाले संबंधों को इन्होंने दर्शाया। और एलिमेंट के रूप में यदि नाम आया तो वो 3 तरीके के नाम शामिल किए गए। लोगों का एक समूह पहला। अब यहां पर भी ध्यान समझिएगा, यहां पर भी क्रियाएं क्या हो रही हैं, व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच में होने वाली सभी संबंधों को शामिल किया और यह संरचना का पार्ट बनी। लोगों का एक समूह, उनकी अंतः क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संस्थागत नियम, संस्थागत नियम दूसरा, और इन्हीं अंतः क्रियाओं का एक संस्थागत पैटर्न यानी अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति। ये 3 इसके एलिमेंट हैं या आप कह सकते हैं तत्व हैं नडेल के। ठीक है, तो बहुत ही फेमस पर्सन SF नडेल के अनुसार समाज के 3 तत्व हैं, जहां बताया गया कि लोगों का एक समूह, दूसरा अंतःक्रियाओं का नियंत्रित करने वाला संस्थागत नियम, तीसरा बताया गया संस्थागत पैटर्न या अभिव्यक्ति। तो सही विकल्प ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नडेल के अनुसार सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु क्या है? अनुभाविक तथ्य, तथ्यों के मध्य औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग, इन भागों के मध्य व्यवस्थित क्रम विन्यास। तो बताइए सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु क्या डी होगा, सभी। उपर्युक्त सभी। सभी होगा। में सही विकल्प आया है अभी आपका नडेल का नाम, और ये उपर्युक्त सभी के सभी करेक्ट जवाब हो गए। नडेल से संबंध में एक और सवाल है कि नडेल के अनुसार सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण स्थान दिया है, भूमिका की, समाज को, व्यक्ति को या सभी को? सभी होगा, सभी को। यहां देखिए, नडेल के अनुसार सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान जो दिया गया है वो भूमिका की संकल्पना को दिया गया है, रोल के कॉन्सेप्ट को दिया गया है, ना कि सभी को। व्यक्ति को नहीं होगा, ना ही समाज को होगा। अब समझने वाली बात यह है, मैं अभी आपको थोड़ी सी बात बता रहा था संरचनाओं में कि भूमिकाओं की गठरी, याद होगा अगर आपने सुना है ध्यान से तो संरचना एक ब्लैक चेक की तरह है जिसमें जो भी व्यक्ति जितनी रकम भरता है, ठीक है, जितनी रकम चाहता है उतना वो भर देता है। तो उन्होंने रिलेट कराया था कि नडेल ने संरचना को एक सिद्धांत बनाने के साथ साथ इसको एक अध्ययन विधि बताया, एक अध्ययन विधि बताया है। और अध्ययन विधि की वजह से भी क्रियाओं को आप कह सकते हो कि भूमिकाओं की संकल्पना के बारे में जिक्र किया जाता है, ना कि वहां पे व्यक्ति शामिल है, ना ही वहां पे समाज शामिल है ना। तो ये नडेल के अकॉर्डिंग ये बातें यहाँ पे सही होती है। और ये सवाल आप लोगों का लगभग गलत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ए वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से किन्हें सामाजिक और मानव शास्त्र के प्रेरणा के रूप में जाना जाता है? और मैंने शायद आपको बताया भी है, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र या संरचनावादी सिद्धांत दोनों पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाला अगर कोई विद्वान का नाम देखने को मिला, रेडक्लिफ। यहां जब समाजशास्त्र का नाम होता, अगर यहाँ पे समाजशास्त्र का नाम होता साथ में मानव शास्त्र होता तो नडेल का नाम होता, परंतु प्रश्न ही कुछ अलग है। केवल पूछा गया कि बताइए आपको फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो सर बी होगा। यहां आपको बता दूं, तो ऑप्शन रेडक्लिफ ब्राउन का सही जाएगा। यहां पे ध्यान सुनिएगा, एक इसी में ना आप नोट करके लिख सकते हो, मैं अपनी क्लासेस में ये बोल चुका हूं, ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की, इनका नाम मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, सामाजिक नृविज्ञान के जनक के साथ साथ मानव शास्त्र के प्रेरणा के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इन्हीं का नाम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम और भी विद्वानों पर बात करते हैं, सेकंड
टर्म में, तो रेडक्लिफ ब्राउन का नाम। तो जिस ऑप्शन में रेडक्लिफ ब्राउन होंगे वहाँ मैलिनोवस्की नहीं होंगे, जहाँ मैलिनोवस्की होंगे वहाँ आप लोगों का रेडक्लिफ ब्राउन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट होगा इस प्रश्न के आधार पे। और सही विकल्प अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, और दूसरा नोट करके आप लिख लीजिएगा मैलिनोवस्की का भी नाम। क्वेश्चन नंबर 10 में रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि निवासियों पर अपने अध्ययन का प्रयोग किया था। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि निवासियों पर अपने अध्ययन का प्रयोग किया था। लक्षद्वीप। अंडमान। ओके, यहाँ अंडमान आइसलैंड जिस बच्चे ने जवाब दिया है, यानी क्षेत्रीय कार्य के लिए मुख्य रूप से अंडमान द्वीप समूह, वह विकल्प सही होगा और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। यहाँ पे जानते हैं सन 1906 और 1908 के बीच अपने क्षेत्रीय कार्य के दौरान मुख्य रूप से अंडमान द्वीप समूह के निवासियों पर मानव शास्त्रीय अध्ययन किया था, जो बाद में सामाजिक संरचना और कार्यात्मकता पर उनके कार्यों का आधार बन गया। उन्होंने बाद में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जानते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या किया था? रिसर्च किया था, अनुसंधान किया था। ठीक है, तो ये शब्द भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही फेमस फील्ड वर्क का स्थान इनका है। फील्ड वर्क का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वो काम करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन महोदय, वो है अंडमान द्वीप समूह और दूसरा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये चीज़ें जरूर ध्यान रखेंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। जो इम्पोर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संरचना को कितने रूप में डिवाइड किया गया? ये है आपके सर दो रूप। क्वेश्चन नंबर 11 में आप कह रहे हैं कि दो रूप। 4। ओके, अच्छा कोई बच्चा 4 भी कह रहा है। दो 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 ही लेकिन है, जानते हैं, बता सकते हैं मुझे दो कौन कौन से हैं? अमूर्त और स्थानीय। अमूर्त। अमूर्त और स्थानीय। देखिए सर, ये A.R. रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग जब सामाजिक संरचना पे चर्चा की जाती थी तो उस समय मूलतः रूप से उन्होंने बताए थे दो रूप, है ना, उन्होंने दो रूप। एक इन्होंने बताया वास्तविक सामाजिक संरचना, वास्तविक सामाजिक संरचना, पहला पॉइंट, वास्तविक सामाजिक संरचना, ये पहला था। दूसरा इन्होंने बताया था सामान्य सामाजिक संरचना, ये दूसरा था। अब देखिए, जो वास्तविक सामाजिक संरचना थी, ठीक है, जो समाज की व्यापक या अपेक्षाकृत स्थिर संरचना को प्रतिनिधित्व करती है, जो व्यक्ति के बदलने पर बनी रहती है, व्यक्ति के बदलने पर भी बनी रहती है, तो उस परिस्थिति में आप कहेंगे कि यह क्रिया वास्तविक सामाजिक संरचना का पार्ट बनेगी। जब व्यक्ति और समूह के बीच बदलते संबंधों को दर्शाएगी तो वो सामान्य सामाजिक संरचना दर्शाएगी, है ना। तो ये दो ही रूप होते हैं, इन्होंने दो ही रूप दिया है सामाजिक संरचना के। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की विशेषता की बात करते हैं, उनकी। सर ए और बी दोनों। यहाँ आपने सही जवाब दिया है, सी वाला ऑप्शन। रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग जो भी इनका फीचर है संरचना के आधार पे, सोशल संरचना के आधार पे, तो हालांकि मुख्य रूप से कई हैं, परंतु व्यक्ति और समूह के बीच सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क होता है, वो भी कह सकते हैं एक विशेषता है। अवलोकनीय और अमूर्त क्रियाएं भी होती हैं, और रिश्तेदारी, राजनीतिक प्रणालियाँ, धार्मिक संगठन जैसे सामाजिक संस्थाएं जहाँ अंतःक्रिया होती है, वो भी एक प्रकार की सामाजिक संरचना की विशेषता होती है। और स्थानीय आयाम के बारे में अगर जिक्र किया जा रहा है तो स्थानीय आयाम भी इनकी एक प्रकार की संरचना है, जिसको आप लोग बोलते हैं लोकल डायमेंशन, है ना, लोकल डायमेंशन। ठीक है, तो कंप्यूटर विज्ञान की बात करें या समाज कार्य की बात करें
जो एक केंद्रीय नोड के चारों ओर एक बॉक्स की जानकारी मापती है, उस कंडीशन को इन्होंने स्थानीय आयाम का नाम दिया था। ठीक है, और मैं बता दूं सबसे पहले अगर इस शब्द को किसी ने प्रयोग किया तो उसका नाम था सैनन एंट्रोपी। सैनन एंट्रोपी सबसे पहला विद्वान था यही इस शब्द का प्रयोग करने वाला, है ना। तो ये चीज़ आप आयाम है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ सही विकल्प होगा सी, ये सही जवाब आया है बच्चों का। आगे देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के बेसिकली तत्व बताए हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं? ये तो बड़ा आसान है, एक तो समूह भी तत्व है क्योंकि एलिमेंट है ये, और एक संस्थाएं। सर सभी ये सभी होगा सर। बिल्कुल, डी। यहाँ आपके सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन। रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि सामाजिक संरचना के माध्यम से कितने विभाग बनाए गए हैं, यानी विभाग मीन्स डिपार्टमेंट। विभाग मीन्स क्या होना चाहिए? डिपार्टमेंट, है ना। तो ये आपके सामने सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू ब्राउन, हाउ मेनी डिपार्टमेंट आर देयर इन द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी सामाजिक संरचना के अध्ययन के कितने? 4। देखिए, कहीं अगर हम बात करते हैं ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग, सर 3। जी 3 होते हैं, 3 होते हैं, 3। कुछ जगह पे आपको इंक्लूड करते हुए 4 भी मिल जाता है कहीं कहीं पर, लेकिन मैं कहूँगा कि याद रखें आप लोग 3 को भी, क्योंकि परीक्षा में आप देख रहे हैं इस तरीके का सवाल बनाया गया है, तो उस परिस्थिति में ये पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो एक इसमें आपका विशिष्ट उपलब्धि वाला विभाग, ठीक है, एक सार्वभौमिक उपलब्धि वाला विभाग, उपलब्धि वाला, और एक अभिलक्षण, और एक सार्वजनिक अभिलक्षण। सार्वजनिक क्या करके? सार्वभौमिक अभिलक्षण। ठीक है, तो ये शब्द जो है आप शामिल कर सकते हैं। उपलब्धि का मतलब होता है यूनिवर्सल अचीवमेंट, है ना, और अभिलक्षण एक प्रकार से एस्क्रिप्शन शब्द यूज होता है, एस्क्रिप्शन शब्द, है ना, एस्क्रिप्शंस मतलब आप ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से कि किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई गुण या विशेषता या दर्जा प्रदान करने का जो कार्य होता है उसको अभिलक्षण बोलते हैं हम लोग। मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी विशेषता, उसके गुण, उसको आप पद या दर्जा दे रहे हैं, तो उस परिस्थिति को नाम दिया गया कि ये एक प्रकार का ये अभिलक्षण का पार्ट है। तो समाजशास्त्र में अभिलक्षण शब्द जो है यूज होता है ना। तो ये आता है यहाँ पर सही विकल्प के रूप में। जो 3 विभाग हैं, ये वाला विभाग आपका सही रहेगा। सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये देखिए बेसिकली कई विद्वानों का नाम देखने को मिलता है, परंतु यहाँ आप किस विद्वान का नाम लगाना उचित समझेंगे? ब्राउन। एंथ्रोपोलॉजी लेवी स्ट्रॉस। ब्राउन। 15 में 15 में आप स्ट्रॉस का नाम, ब्राउन। सब ब्राउन। क्या नाम आएगा? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, जो विकल्प पहला है। यदि ये विकल्प आप दे रहे हैं तो सही जवाब है। तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी लेवी स्ट्रॉस के द्वारा लिखित एक ग्रंथ का संग्रह है ये, और पहला संग्रह जो एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल का आया था वो 1958 में आया था, पहला 1958 में आया था। दूसरा जो आया था वो 1973 में आया था, संस्करण के रूप में। आप यहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसमें ना संरचनावाद संस्कृति का विश्लेषण करने की एक विधि बताई गई है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, है ना, इसमें। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला संस्करण याद रखेंगे आप लोग 1958 में, दूसरा आप 1973 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगला अगर सवाल अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न के आधार पे, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी पुस्तक जो है संरचनावाद की रूपरेखा में प्रस्तुत की गई है, और ये किताब आपको बताना है। इस किताब में वो किताब कौन कौन सी है।
क्वेश्चन नंबर 16 में। सर सी डी। डी सर, डी। डी डी डी। ओके, डी। यहाँ पे डी समझिएगा, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इसका मतलब ये किताब बेसिकली लेवी स्ट्रॉस महोदय की है, सन 1955 की है, सन 1955 की जो है पुस्तक दर्शाई गई है। हालांकि इनकी कई किताबें रही है, द रॉ करके एक किताब आई थी, एंड द कुक्ड करके, ये भी किताब लेवी स्ट्रॉस महोदय की है, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो द सेवेज माइंड की बात करते हैं, द सेवेज माइंड की किताब भी लेविस स्ट्रॉस महोदय की रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन संदर्भ में जो नाम बताया मैंने, ये जो 2-3 किताबों का, ये नाम आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। द नेक्ड माइंड, ये किताब कंट्रोल अल्कोहल को लेकर थी। फाइंड फ्रीडम, है ना, रीडिस्कवरी, हैप्पीनेस, चेंज योर लाइफ, इस तरीके की चीज़ें बताती है। तो एनी ग्रेस का नाम एक आता है ना, एनी ग्रेस का नाम आता है, और ये किताब उनके द्वारा बेसिकली लिखी गई थी। शराब पर नियंत्रण किस तरीके से रखा जाए, इस तरीके की बातें थी, और ये किताब 2015 में आई थी। समाजशास्त्र में अगर हम बात करते हैं, सोशियोलॉजी में एक बुक है ये, और बहुत ही फेमस बुक है सोशियोलॉजी में, टोबो कर, है ना। ये जानते हैं किताब किसकी है? टोबो बुक किसके द्वारा लिखी गई है? आपने नाम सुना है टीवी बोटोमोर का नाम? नो सर। बोटोमोर का नाम, है ना, टीवी बोटोमोर का नाम। ये टीवी बोटोमोर की एक पुस्तक है। मैं एक बार MPPSC की अपनी यहाँ क्लास लाया था, तो इन सभी किताबों के बारे में मैंने एक वीडियोस में बताया है उन बच्चों को, है ना। तो ये टीवी बोटोमोर की ये पुस्तक है, और काफ़ी फेमस पुस्तक रही है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। सन 1956 के दौरान में ये चीज़ें लाई गई थी। एक पुस्तक आती है हमारे सामने, द स्ट्रक्चरल या स्टडी ऑफ मैथ, ये बुक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, सोशियोलॉजी की। ये बेसिकली सोशियोलॉजी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक पुस्तक है। ये पुस्तक या बुक किसके द्वारा दिया गया है? क्या बता सकते हैं प्लीज? अपने विचारों को थोड़ा सा लगाएं। या पार्सन है क्या सर जी? शायद। क्या नाम बताएं मैडम, फिर से बताएं। टालकाट पार्सन। टालकर पार्सन्स, स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ द मैथ, नहीं। चलिए देखिए, यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस पुस्तक को लेकर, काफ़ी फेमस किताब रही है, परीक्षाओं में इसे देखा भी गया है। ये अभी अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 2000 आई थिंक 2000 के आसपास ये किताब बेसिकली प्रकाशित की गई थी, है ना, 2000 के आसपास, और बहुत ही 2013 के आसपास, है ना। आपने नाम सुना है स्प्रेगरन का नाम, एक नाम आता है एक विद्वान का, इसका नाम आता है स्प्रिंगर, है ना। स्प्रिंगर एक विद्वान, एक राइटर हैं, जिन्होंने अपने इस पुस्तक में डेवलपमेंटल इन मैथमेटिक्स की थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था, है ना। और इन्हीं के साथ स्ट्रक्चरल एडिशनल थ्योरी भी प्रकाशित हुई, जहाँ बेसिकली मैथमेटिक रिसर्च के बारे में चर्चा की गई थी। उसका भी पाठ हमें देखने को मिला था, स्ट्रक्चरल एनालिसिस मैथमेटिक्स रिसर्च, है ना, ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलता है
परंतु यहाँ अगर इम्पोर्टेंट कोई किताब है तो द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1955, ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इसके लेखक कौन है अगले सवाल में दे दिया, तो नाम तो आसान हो गया, लेखक 1955, और ये नाम भी आपको लेवी स्ट्रॉस का नाम क्लियर हो गया है ना। लेवी स्ट्रॉस सामाजिक संरचना के अध्ययन पर किस प्रकार का प्रभाव था? लेवी स्ट्रॉस की जो सामाजिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे वो किस प्रमुख विद्वान का प्रभाव था उन पे, ये क्वेश्चन नंबर 18 में। तो एमिल दुर्खिम एक ऐसे विद्वान रहे थे जिन्होंने सामाजिक संरचना के अध्ययन के दौरान में उनको प्रभावित किया था। लेवी स्ट्रॉस की संरचना सिद्धांत का मूल आधार क्या है? मूल आधार क्या है, ये सवाल आपके सामने दिया गया है। नातेदारी। मूल आधार, नातेदारी। सी। क्वेश्चन नंबर अगर नातेदारी। करते हैं 19 में, तो विकल्प यहाँ पे नातेदारी होगा, रिलेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये नातेदारी सही है। लेवी स्ट्रॉस की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या था? इनका जब लोकप्रिय हुए, जिन्होंने उनका विश्लेषण किया, जिनका उन्होंने फिर हाँ, नातेदारी, बिल्कुल सही जवाब, नातेदारी। ये सवाल 19 से मिलता जुलता है ना। मिथक की व्याख्या किस विद्वान का प्रिय विषय है? मिथक का व्याख्या किस विद्वान का एक प्रकार से प्रिय विषय है? ये क्वेश्चन नंबर आपके 21 में रिप्रेजेंट किया गया है। तो लेवी स्ट्रॉस का नाम, हाँ बिल्कुल सही विकल्प, ऑप्शन नंबर आपका सी। सामाजिक संतुलन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? ये शायद मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, है ना। सामाजिक संतुलन की अवधारणा किसने दिया है, या किस नाम देखने को मिलता है? पेरेटो। 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 टालकाट पार्सन सही नहीं होगा? अच्छा, टालकाट पार्सन है ये नहीं ऑप्शन में, है नहीं सर। हाँ ऑप्शन में है ही नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे विल्फ्रेड पेरेटो का नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा ये भी शब्द, सामाजिक संतुलन की अवधारणा का मुख्य रूप से समाजशास्त्र के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? समाज शास्त्र के क्षेत्र में टालकाट पार्सन्स का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, अमेरिकी समाजशास्त्री रहे हैं। तो सामाजिक संतुलन के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है, इन्होंने बताया है टालकाट पार्सन्स ने और विल्फ्रेड पेरेटो ने। निम्नलिखित में से किसने संरचना और प्रकार के बीच घनिष्ठ संबंध माना है? संरचना और प्रकार के बीच घनिष्ठ संबंध माना है, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 23। दुर्खिम और दुर्खिम और गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग। सर सी। दुर्खिम और विकल्प सी सर। संरचना और प्रकार जो शब्द आता है, ये नाम इन्हीं दोनों का नाम आता है। प्रिमिटिव कल्चर, ये बड़ी फेमस किताब कल्चर को लेकर दर्शाई गई है, संस्कृति को लेकर, और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ इसके बारे में। टाइलर। टाइलर सर। सर मदान। ईवी नहीं, मदान कहाँ से होंगे? अरे प्रिमिटिव कल्चर के बारे में तो पढ़ाया है, अभी हाल ही हम लोगों ने इसके बारे में शायद स्टडी भी की थी और इसके बारे में देखा भी था, प्रिमिटिव कल्चर को लेकर, है ना। तो यहाँ प्रिमिटिव कल्चर के संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूँगा तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक में जो नाम आता है ईवी टाइलर का नाम आता है, ईवी टाइलर का नाम आता है। एडवर्ड, अगर हम बात करते हैं इनका पूरा नाम, तो एडवर्ड बर्नेट टाइलर। प्रिमिटिव कल्चर, संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक और औपचारिक अर्थ में इन्होंने प्रयोग किया था, वैज्ञानिक और औपचारिक अर्थ में। और ये किताब सन 1871 में, है ना, मानव शास्त्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। वैज्ञानिक संदर्भ में संस्कृति का पहली व्यापक परिभाषा दी गई थी 1871 में प्रिमिटिव कल्चर में। तो है ना, इस किताब को जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखो, मानव शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ये अभी ऊपर आप सवाल देख रहे थे, टाइलर। टाइलर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपका जवाब यहाँ पर बन रहा है ईवी टाइलर का नाम, एडवर्ड बर्नेट टाइलर इनका पूरा नाम। समाजशास्त्र में संस्कृति शब्द को कहाँ से लिया गया है? मानव शास्त्र शिक्षा से लिया गया है, राजनीति मानव शास्त्र से लिया गया है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्रोबर और
क्लूखान ने संस्कृति को कितनी परिभाषा की संकल्पना या संकल्प की? 108 कल्चर 108 108 है ना। कल्चर हम लोगों ने साथ कल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके संदर्भ में भी यहाँ पर डिस्कशन भी किया था हम लोगों ने क्वेश्चन के आधार पर भी, है ना। और सही विकल्प है 108 परिभाषाओं के संकल्प के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 108। संस्कृति केवल पाई जाती है मनुष्य में। नंबर मनुष्य तो मनुष्यों में पाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब। संस्कृति मनुष्यों में पाई जाती है, ना कि पशुओं में, है ना। ये भी चीज है। उसके बाद देखिए, संस्कृति का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी किसके माध्यम से होता है? म्यूट हो जाइए, मनुष्य। आवाज आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, किसके माध्यम से हस्तांतरण का पाठ बनता है? तो आप सभी लोग कहेंगे मनुष्य। निम्न में से किस किस विद्वान का संस्कृति की परिभाषा से संबंध है? टाइलर का भी, मजुमदार का भी, हॉवेल का भी, डी होगा। और ये सर सभी से सभी विद्वानों का नाम यहाँ पे आ जाएगा। परिभाषा के लिए सभी लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अधिसावयवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किस विद्वान के द्वारा? अधिसावयवी शब्द स्पेंसर। बिल्कुल स्पेंसर सही। है। और अधिव्यक्ति और अधिसावयवी शब्द किसके द्वारा दिया गया? कोबन सर, कोबन। यानी याद है तुमको। संस्कृति से संबंधित पुस्तक, संस्कृति से संबंधित पुस्तक। इतना म्यूट हो जाइए, कोई बच्चा है भाई, बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है, प्लीज म्यूट हो जाइए, है ना। या तो आप सही जगह बैठिए जहाँ पे कोई आवाज ना आए। सवाल ये है आपके सामने, संस्कृति से संबंधित पुस्तक मैन एंड कल्चर किसने लिखी है? ये विस्लर यंग। क्लार्क विशलर ने लिखी है। क्लार्क विशलर ने लिखी है। अब सुनिएगा थोड़ा सा, ये किताब बेसिकली एक प्रकार से इवैल्यूएशन का पार्ट है ये, जहां मैलिनोवस्की के साथ साथ क्लार्क विशलर भी शामिल होते हैं। और इस किताब को सबसे पहली बार जब प्रकाशित किया गया था तो 1957 के वर्ष में ये जो है किताब दर्शाई गई थी, है ना, जहां संस्कृति और समाज के बारे में खोज करना या उसके बारे में पूरा डीप में चर्चा करना, क्रियाओं को दर्शाया गया था। और इसी के आधार पे जानते हैं, किताब रूट बेनेडिक्ट की थी, जानते हैं, पैटर्न ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति के पैटर्न, वो भी था, इसी के आधार पे थी। जो कॉन्सेप्ट इसमें था वही चीज़ें संस्कृति के पैटर्न में भी रखी गई थी। राउफ लिंटन ने संस्कृति को 3 तत्व कौन कौन से बताए हैं? 3 तत्व है, एक तो सार्वभौमिक, एक विशिष्ट तत्व, एक वैकल्पिक तत्व। ये सर सब सही बताया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में, संस्कृति संकुल आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित तत्वों का एक जाल है, या कथन किसका है? देखो, ये एक शब्द है संस्कृति संकुल। जानते संस्कृत संकुल होता क्या है? पहले ये जान लीजिए। जिस प्रकार से मनुष्य शरीर की संरचना हाथ, पैर, मुख, नाक इत्यादि से होती है, दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि विभिन्न संस्कृति तत्व एक व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे के साथ मिलकर उपयोगी बनते हैं, तो उसे ही संस्कृति संकुल कहा जाता है ना। मतलब कोई चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ रही है, कंडीशन बन रही है, तो उस परिस्थिति को संस्कृति संकुल बोला गया है। और ये डेफिनेशन दी गई है कि आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित तत्वों का एक जाल है, तो नाम हावेल का आता है, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाता है। मैलिनोवस्की ने जानते हो क्या बोला था? मैलिनोवस्की ने कहा था, संस्कृति सिद्धांत से प्रभावित होकर रूट बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को प्रतिपादन किया था। ये मैलिनोवस्की का कहना है। बीरिस्टीड का नाम भी देखने को मिलता है, बीरिस्टीड महोदय के बारे में, है ना, बहुत ही फेमस पर्सन है ये भी। और इनका नाम अगर हम आपसे बात करें तो
इन्होंने संस्कृति को जो है अभौतिक संस्कृति को दो भागों में डिवाइड किया था, है ना, दो भागों में बिरिस्टिड ने। और मैंने आपको बताया भी है, एक विचार था, विचार जो है 8 प्रकार के थे: वैज्ञानिक सत्य, धार्मिक विश्वास, पुराण कथाएं, उपाख्यान, साहित्य, अंधविश्वास और लोक कथाएं। दूसरा इन्होंने बताया था अभौतिक संस्कृति को आदर्श व्यवहार, आदर्श व्यवहार का नियम। और आदर्श व्यवहार के नियम को 14 भागों में बांटा था: कानून, अधिनियम, नियम, प्रथाएं, लोकाचार, फैशन, जनरीति, कर्मकांड, परिपाटी, निषेध। परिपाटी का मतलब होता है ट्रेडिशनल, परंपरा, परंपरा, निषेध, और सदाचार, अनुष्ठान, संस्कार। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में भी, ठीक है। तो वो पार्ट था। एक आता है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो बिडिंगटन का नाम आता है। संस्कृति संकुल को सांस्कृतिक तत्वों का प्रकारात्मक सहमिलन बताया था, सहमिलन बताया था। लेकिन इस सवाल में घनिष्ठ रूप से पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लार्क विस्लर ने कहा कि कहाँ के लोगों पर संस्कृतियों का अध्ययन किया। जिस तरीके से अंडमान निकोबार का अंडमान द्वीप समूह पर किसने स्टडी किया था, अभी हमने ऊपर सवाल के रूप में देखा भी है। इंडियन होगा। नहीं, मेरा सवाल क्या था, अब मेरा सवाल ये था कि अंडमान द्वीप समूह पर किस विद्वान ने यह स्टडी किया है, किस विद्वान ने यह स्टडी किया है। ऊपर वाले सवाल मैंने बताया था आप लोगों को। रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन, ब्राउन ने अंडमान द्वीप समूह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई पर भी क्या किया था, उसने यह स्टडी किया था, रिसर्च किया था, खोज किया था। ठीक उसी तरीके से ये सवाल आपके सामने है कि लोगों पर बताइए, कौन से लोगों पर बेसिकली इनने संस्कृतियों का यह स्टडी किया था, क्वेश्चन नंबर 35 में। तो ए होगा सर। हाँ, अमेरिकन इंडियंस पर किया था। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 36 में, कल्चर लैग। देखो मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को कल्चर लैग के बारे में और सोशल चेंज के बारे में। इसकी किताब बताओ किसके द्वारा लिखी गई है। आगबर्न। यहाँ आपने कल्चर लैग इन द बुक सोशल चेंज, है ना, विलियम एफ आगबर्न की एक पुस्तक थी। इन्होंने इस किताब में बेसिकली सोशल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर को प्रस्तुत किया। और संस्कृति पिछड़ापन बोला जाता है कल्चर लैग को, या सांस्कृतिक विलंबना भी आप कह सकते हो। इस शब्द को गढ़ने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो आगबर्न को जाता है ना, आगबर्न को जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 1922 में, है ना। जब एक बच्चा अपनी ही सांस्कृतिक परंपराओं का अनुपालन करना सीखता है तो वो कहलाता क्या है? सांस्कृतिक अंतःग्रहण। ओके, आप कह रहे हैं सांस्कृतिक अंतःग्रहण, और सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, किसने सांस्कृतिक विलंबना के स्थान पर प्रौद्योगिकी यानी तकनीक विलंबना शब्द का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 38 में नहीं, मैकआइवर एंड पेज ने मैडम। किसने किया था? मैकआइवर एंड पेज, है ना। तो ये सही जवाब होगा। सांस्कृतिक प्रसार नामक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन, ठीक है, किया गया किसके द्वारा? बताएं। देखो, इस प्रश्न का जवाब अगर हम लोग आप बात करते हैं तो राउफ लिंटन द्वारा है। सांस्कृतिक प्रसार नामक अवधारणा जर्मन विज्ञानी एक रहे जिनका नाम था लियो फ्रोबेनियस। इनका भी नाम हमें देखने को मिलता है सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा, है ना। मतलब समूहों के बीच में जो सांस्कृतिक फीचर होते हैं उनका स्टडी होता है इस अवधारणा में, सांस्कृतिक प्रसार नामक अवधारणा में। सही जवाब होगा डी। जॉनसन के अनुसार संस्कृति के 4 तत्व बताए हैं। कौन कौन 4 तत्व हैं
वो चारों तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है जॉनसन के अकॉर्डिंग। ऑल द अबव। ओके, या आप कह रहे हैं ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 40 के आधार पे जाते हैं तो सभी जवाब यहाँ पे करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। और जॉनसन ने ज्ञान एवं विश्वास, मूल्य एवं मानदंड और संकेत, जैसे ये आपके सामने जो शब्द दिए गए हैं, ये संस्कृति के एलिमेंट या आप कह सकते हैं तत्व के रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब यही है आपको। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक एक पत्रिका है। इस पत्रिका को किसने लिखी, पत्रिका के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है ये? आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी। आर के मुखर्जी। राधा कमल। ए होगा सर। ओके, नहीं नहीं, गिलिन एंड गिलिन नहीं होंगे। आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, है ना, ये सही जवाब होगा। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक अगर हम बात करते हैं, राधा कमल मुखर्जी, और इस पुस्तक में उन्होंने प्रमुख कृति में से एक मानी जाती है सामाजिक मूल्यों की अवधारणा और समाज के उनकी संरचना के बारे में इन्होंने बताया है इस किताब में, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक पुस्तक में, है ना। तो मैं चाहूँगा इस किताब को आप लोग अवश्य ध्यान में रखें इसके संदर्भ में। अच्छा, ये किताब अगर आपसे पूछा जाए विच ईयर, तो आप क्या जवाब देंगे, कौन से साल में लाई गई थी? तो 1949 में, 1949। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 42 में व्यक्तियों या संगठनों को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? आपस में जोड़ने वाली संरचना सर ए। सामाजिक नेटवर्क। सामाजिक जाल या सामाजिक नेटवर्क, सही जवाब ये होगा। व्यक्तियों या किसी व्यक्ति को मित्र बनाना, किसी व्यक्ति को मित्र बनाना, नापसंद आदि करना उसकी किसके माध्यम से संपादित होता है? किसके माध्यम से? ए होगा। सामाजिक जाल। ए। बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे सामाजिक जाल। देखिए सवाल बड़ा आसान है। सवाल में कहा क्या गया है कि किसी व्यक्ति को मित्र बनाना या नापसंद यानी डिसलाइक, यानी आप कह सकते हो डिसलाइक का पार्ट, या मेक अ पर्सन फ्रेंड टू डिसलाइक हिम एटसेट्रा। सोशल नेटवर्क क्या बनेगा? सोशल नेटवर्क। फेसबुक यहाँ पे नहीं होगा, ना ही व्हाट्सअप होगा, ना ही ट्विटर होगा। सही दृष्टिकोण में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। किसी व्यक्ति का अनुसरण बंद करना सामाजिक नेटवर्क पर प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति का अनुसरण बंद करना सामाजिक नेटवर्क पर क्या प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। सर ए और बी दोनों। ये होगा सर, ए बी दोनों। ए और बी दोनों आप बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए, सामाजिक नेटवर्क असहमति। अनफॉलो करना, है ना, अनफॉलो करना। अनुसरण बंद करना सामाजिक नेटवर्क पर क्या कहलाता है? तो असहमति कहलाता है। सामाजिक नेटवर्क पर किसी को अनफॉलो करने का अर्थ है कि आप अपने फील्ड में उनके पोस्ट और अपडेट देखना बंद करना चुन रहे हैं। अनिवार्य रूप से उन्हें सूचित किए बिना उनकी सामग्री से बाहर निकाल रहे हैं। तो उस पैटर्न में ये क्रियाएं दर्शाती हैं केवल असहमति, अनफॉलो, ना कि फॉलो। सही विकल्प होगा आपका बी इस प्रश्न का। आजकल अधिकांश आर्थिक लेन-देन किस माध्यम से तेजी से किया जाता है? मनी ऑर्डर, सर स्मार्ट। सामाजिक नेटवर्क या स्मार्टफोन? स्मार्टफोन। अभी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 45 का ना सामाजिक नेटवर्क होगा। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब आ जाता है, ये तीनों चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बेटर ऑप्शन है। 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सामाजिक नेटवर्क या जाल क्रम।
अपने सरलतम रूप में सामाजिक नेटवर्क अध्ययन की जा रही सभी नोडों के बीच उपस्थित सभी संबंधों का है डैश। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या होना चाहिए? सर ए होगा। पहला ऑप्शन कहता है मैपिंग यानी प्रतिचित्रण। दूसरा ऑप्शन आपसे कहता है चित्र बनाना यानी ड्राइंग प्रिंट ड्राइंग ऑफ पिक्चर। और पालन करना टू फॉलो। और इंटरलिंकिंग ये आपका चौथा ऑप्शन है। सर डी होगा। इस सवाल में नहीं सर डी नहीं होगा। सवाल बहुत आसान है, फिर से सुनिएगा। अपने सरलतम रूप में एक सामाजिक नेटवर्क अनिवार्य रूप से उन सभी रिश्ते या संबंधों का एक मानचित्र है जो किसी दिए गए समूह या आबादी के भीतर अध्ययन किए जा रहे व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत या लोगों के संगठन या संस्थाओं के बीच मौजूद होने की क्रिया। तो उस क्रिया का नाम है मैपिंग। तो अपने सरलतम रूप में सामाजिक नेटवर्क का अध्ययन की जा रही सभी नोडों के बीच में उपस्थित सभी संबंधों को मैपिंग कहते हैं। ए। निम्न में से किसने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स? अरस्तु सर। पॉलिटिक्स अरस्तु। अरस्तु। बिल्कुल, यहाँ तो आसान है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है और विकल्प में अरस्तु सही है ना। 47 में आप लोग कह सकते हो कि बी ऑप्शन सही है। स्थान या पद जिस व्यक्ति अपनी सामाजिक संरचना से प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? स्थान प्राप्त, पद प्राप्त, परिस्थिति। बी होगा सर। बी। परिस्थिति। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 में आप सभी लोग परिस्थिति के पैटर्न को दर्शा रहे हैं और ये आपका स्टेटस है। बिल्कुल सही। राल्फ लिंटन ने परिस्थिति को कितने भागों में डिवाइड किया था? 3। कौन सा? सर 2 भागों। 3 भागों में। 3 कौन होगा। सा 3 भाग? प्रदत्त, अर्जित और काल्पनिक। हाँ, ये सही जवाब हो गया। प्रदत्त, अर्जित और काल्पनिक परिस्थिति। सही आपने बताया मैडम, ये 3 भाग है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अर्जित परिस्थिति है? अर्जित कौन सा है? शिक्षा आपने अर्जित किया है, ऑल द विवाह अबव। आपने अर्जित किया है, व्यवसाय भी आपने एक्वायर किया है। ऑप्शन नंबर क्या ये होगा? सर, ये सभी। सभी हो जाएगा आपका। मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला बात है मनोविज्ञान में। बात कहाँ पर है? मनोविज्ञान में, ठीक है। तो देखो मनोविज्ञान में आपने पढ़ा है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक। G.H. मिड। मिड का नाम आपको मिड पता हो का। जाता है, ये नाम आपको क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर समाजशास्त्र में नाम पूछता कि व्यवस्थित प्रयोग किसने किया तब क्या होता? रॉल्फ लिंटन। हाँ, सही जवाब होगा लिंडन। राल्फ लिंटन, ठीक है। परिस्थिति और भूमिका स्थिर ना होकर सदैव बदलते रहते हैं। परिस्थिति और भूमिका स्थिर ना होकर सदैव वो बदलते रहते हैं। ये कथन किस विद्वान का है या किस व्यक्ति का है? रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंडन। राल्फ लिंटन। इस सवाल में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ कह रहा है कि परिस्थिति भूमिका स्थिर ना होकर सदैव बीर बदलता स्ट्रीट रहता होगा है। सर। बीर स्ट्रीट का नाम होगा, है ना, बीर स्ट्रीट का नाम। राल्फ लिंटन एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो करेगा उस पद को ही भूमिका कहेंगे। ये बात राल्फ लिंटन ने बोला है, ये बात दर्शाई गई है। किंग्सले डेविस ने कहा कि भूमिका वो कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो उस संदर्भ में किंग्सले डेविस का नाम आ जाता है, ठीक है। मैरिल, ये मैरिल लिखा हुआ है, मैरिल, ठीक है। एलियट और मैरिल, भूमिका वो कार्य है जिसे व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुसार करता है, अपनी स्टेटस के अनुसार करता है। हालांकि इस सवाल का विकल्प जो है वो बी सही है। नडेल ने भूमिका के कौन से प्रकार बताए हैं? भूमिका के प्रकार ए व बी। क्वेश्चन नंबर में आप कह रहे हो ए और बी यानी सी ऑप्शन। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। रुग्ण भूमिका की विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया? ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया है, कल की। एल.जे. एंडरसन। अरे सबसे पहले रुग्ण पार्सन होगा। हाँ, पार्सन। भूमिका वंचना के प्रतिपादक कौन है?
भूमिका वांछना मतलब जीन पियाजे का जीन नाम, पियाजे। याद है ना। कल ही क्लास में ही चर्चा हुई थी ना, कल की क्लास में। जी सर। जब परिस्थितियां जोड़ों में होती हैं तो उसे कहा क्या जाता है? जब परिस्थितियां जोड़ों में होती हैं, पेयर में होती हैं, तो क्या नाम उसको दिया जाता है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। सही विकल्प होगा ध्रुवीय परिस्थितियां, ऑप्शन नंबर डी। पहचान की वर्गीकरण करना हो सकता है। पहचान, देखो पहचान एक खोज है, एक दृष्टि है और प्रकृति को आत्मसात करता है। पहचान तो प्रवृत्ति हमें अपनी और दूसरों की छवि प्रदान करती है। परिस्थिति तो पहचान का वर्गीकरण करना है, तो कैसे आप इसको वर्गीकरण करेंगे? सकारात्मक सर। अच्छा जी, सकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 57 में यहाँ सकारात्मक और विनाशात्मक दोनों हो। ये हो जाएगा। हाँ, आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। वेनरिच की उपलब्धि प्रमुखतम है। वेनरिच की उपलब्धि, है ना। वेनरिच, वेनरिच। परिभाषा ओके। यहाँ अगर हम बात करेंगे वेनरिच में, तो पहचान की परिभाषा होती है ये। और इन्होंने, वेनरिच ने किसी व्यक्ति की पहचान को किसी की आत्मा व्यवस्था की समग्रता के रूप में परिभाषित किया था इसने। ये चीज ध्यान रखिएगा। सामान्यतः जेंडर की पहचान एक महत्वपूर्ण भाग होता है। किसमें हो सकता है? मनोविज्ञान का। ओके। और मनोविज्ञान का। पहचान संरचना विश्लेषण व्यक्ति के अस्तित्व के अनुभव का प्रतिनिधित्व करती है। पहचान संरचनात्मक प्रतिनिधित्व। पहचान गठन रणनीतियों में से निम्न में से कौन सी जुड़े हैं? पहचान विन बी। नहीं, कोटे एंड लेविन। समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह किस भावना से आपस में बंधे होते हैं? हम की भावना, सांस्कृतिक। हम की भावना। ओके। समुदाय का विचार पड़ोस से शुरू होकर राष्ट्र तक पहुंच जाता है। ये किसने कहा है? बोगार्ट्स। बोगार्ट्स, बिल्कुल सही। बोगार्ट्स। हाँ। निम्न में से समुदाय की विशेषता बतानी है। निश्चित भूभाग, स्थानीय समुदाय, मूर्त। ये सभी होगा सर। सभी होता है। सभी। सब। रेड फ्लेट, आपने नाम सुना है किसके बारे में? रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये समुदाय दोनों को होगा। कितने भागों में डिवाइड किया है? लघु समुदाय ये दोनों और होगा। बृहद समुदाय, दोनों हो जाएगा। क्या पास पड़ोस एक समुदाय है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। क्या पास पड़ोस एक समुदाय जो है, पास पड़ोस एक प्रमुख समुदाय है? हाँ सर। हाँ। नहीं, है ना। जवाब होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 में बी होगा। क्या पास पड़ोस एक कम्युनिटी या समुदाय के रूप में है? तो ऑप्शन में आपका रिप्लाई आना चाहिए था यहाँ पे नहीं। नेबरहुड और कम्युनिटी, है ना। देखो, एक पड़ोस को एक समुदाय माना जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। आप ये कहो कि हमेशा माने, पड़ोस जा सकता है ना, वहां से हट सकता है, फिक्स थोड़ी ना है, अस्थाई थोड़ी ना है ना। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में आप कह नहीं सकते, ये भी शब्द हो सकता था, परंतु तटस्थ के रूप में नहीं ही बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 67। ग्रामीण समुदाय की अर्थव्यवस्था आधारित होती किस पे? कृषि पे। कृषि पे। ओके।
कृषि पर बोल रहे हैं आप लोग, तो 67 का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि पर। ग्रामीण समुदाय की विशेषता इसमें आपको बतानी है। क्या व्यवसाय कृषि होता है उनका? सही बात है। कम जनसंख्या होती है, सही बात है। सामुदायिक भावना होती है, सही है। यानी ये सभी बी होगा सर। डी। डॉक्टर एस सी दुबे ने गांव के वर्गीकरण के कितने आधार बताए थे? गांव गांव का वर्गीकरण यहाँ पर हो रहा है, है ना, गांव का वर्गीकरण बताइए। नाम डॉक्टर एस सी दुबे। यहाँ पे डॉक्टर एस सी दुबे ने 6 आधार पे बताए थे। जानते हैं कौन कौन से था? एक आकार के आधार पे बताया था, एक जनसंख्या आकार, और उसके बाद दूसरा जो था, पहला हो गया ये, दूसरा था जनसंख्या एवं भू क्षेत्र के आधार पे, और तीसरा जो था प्रजाति तत्व के आधार पे, चौथा जो था भू स्वामित्व के आधार पे, भू स्वामित्व के आधार पे, और पांचवा अधिकार व सत्ता के आधार पे, अधिकार व सत्ता के आधार पे, और लास्ट दूसरे समुदाय की दूरी के आधार पे। दूसरा जो कम्युनिटी है, दूसरे समुदाय की दूरी के आधार पे। तो 6 भागों में डिवाइड किया था गांव का वर्गीकरण, है ना, गांव का। नगर के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या का होना जरूरी है? अगर कोई नगर अगर आप घोषित कर रहे हो तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए नगर? 5000। 5 नगर के लिए अगर आप को डिसाइड कर रहे हो कि ये नगर है, तो कम से कम 5000 होना चाहिए, और घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग होना चाहिए। घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर होना चाहिए। ये बात है। नगरीय समुदाय की विशेषता बता दीजिए। नगर की क्या विशेषता हो सकती है? नगर की क्या विशेषता हो सकती है? तो यहाँ ये पे सभी ये हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। सभी राजा नदी, ये भी। एथोपोलिस से क्या अभिप्राय है? ये शब्द आपके सामने है। एथो जो है, पोलिस का मीन्स बताना है, यानी उसका मतलब बताना है कि क्या इसका मीनिंग होता है। देखिए, ये एक प्रकार से एथनोपोलिस है। एथनोपोलिस ना एक ऐसा समुदाय होता है जहां एक जातीय समूह के आत्मनिर्णय के लिए अधिकार को नागरिक के आत्मनिर्णय के अधिकार से अधिक प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। और एथनोपोल को पहले जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जाना जाता था। जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जाना जाता था, ठीक है। जैसे चाइना टाउन हो गया, जापान टाउन हो गया, मनीला टाउन हो गया, ये सब जानते क्या है? एथनोपोलिस शब्द है। इसमें इसका जो तात्पर्य बनता है, लगभग 50,000 जनसंख्या तक होनी चाहिए, है ना। ये शब्द के अंतर्गत दर्शाया गया है। 50,000 जनसंख्या के आसपास चीजों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो एथनोपोलिस जनसंख्या 50,000 होती है, या एक ऐसा ग्राम समुदाय होता है ना, एक ऐसा ग्राम समुदाय होता है जहां क्रियाएं एक विशेष जातीय समूह को दर्शाती है ना, एक विशेष। और एक होता है पोलिस शब्द। इसमें जनसंख्या कितनी होती है? 50,000 से लेकर, ठीक है, 1 लाख तक, 1 लाख तक। और इस शब्द को किसने दिया था? चार्ल्स बर्गल ने दिया था।
और इसका एक और नाम है, 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर आप कोई जनसंख्या तो उसे आप कस्बा भी कह सकते हो, ये भी आप कह सकते हो, है ना, इसमें होता है। और एक शब्द आता है मेट्रोपोलिस, ठीक है। एक होता है एथनोपोलिस, 50,000 जनसंख्या, एक होता है पोलिस, 50,000 से 1 लाख जनसंख्या, चार्ल्स बर्गल ने दिया था। और एक होता है मेट्रोपोलिस, इसमें 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से आप कह लीजिए 50 लाख, 10 लाख से 50 लाख से अंदर में जनसंख्या होती है। और यह बेसिकली एक प्रकार से मात्र नगर कहा जाता है, यह मात्र नगर बनने को तैयार रहता है। जैसे अगर हम बात करें 10 लाख से 50 लाख के बीच में, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, है ना। यहाँ देखिए इस नगर में क्या है, मशीन के आविष्कार भी होते हैं, अतिरिक्त उत्पादन भी होता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़। और इनके बीच में संघर्ष भी पाया जाता है, संघर्ष के अस्तित्व भी होते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने मेट्रोपोलिस शब्द, और इस मेट्रोपोलिस में कार्ल मार्क्स का नाम आता है, क्योंकि संघर्ष वगैरह इसमें होता है हमेशा, ठीक है। और एक होता है मेगापोलिस में 50 लाख से अधिक संख्या होती है ना। ये नगर और सभ्यता और संस्कृति का बेसिकली रिप्रेजेंट कर देता है ना। और एक होता है टेरेनोपोलिस, इसका दूसरा नाम विनाश का प्रतीक है, ये। तो इस नगर में पूंजी को अति विकास और शोषण की चरम सीमा आ जाती है, इसमें हिटलर जैसे नाम यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। और एक होता है नेक्रोपोलिस में क्या होता है, इसे मृतकों के नगर कह लीजिए या ईसाइयों को कब्रगाह कह लीजिए, उसको नेक्रोपोलिस कहा जाता है। ईसाइयों का कब्रगाह कह लीजिए या मृतकों का नगर कह लीजिए, उसके रूप में जाना जाता है। और इसी अवस्था में नगर के लोगों का जीवन अर्थहीन हो जाता है और संस्कृति विनाश के गर्त में पहुंच जाती है, उनका कल्चर जो है विनाश के गर्त में पहुंच जाती है। और यह नगर जीवित लोगों की समाधि के रूप ले लेता है, जीवित लोगों का समाधि का रूप ले लेता है। इस प्रकार का नगर जानते हैं कहाँ पाया जाता है, रोम में पाया जाता है और बेबीलोन में पाया जाता है। रोम और बेबीलोन, ये नगर, रोम और बेबीलोन में ये नगर पाया जाता है, नेक्रोपोलिस, ठीक है। तो याद रखना, एथनोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टेरनोपोलिस और नेक्रोपोलिस, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, जॉर्ज पियरे ने नगर को कितने प्रकार के बताया, नगर कितने भागों में है? जॉर्ज पियरे 3 प्रकार के बताया था। कितने प्रकार का बताया था? 3 प्रकार का बताया था। कौन कौन सा था? पूर्व पूंजीवाद नगर, और एक बताया था औपनिवेशिक नगर, और तीसरा बताया था समाजवादी नगर। ये 3 नगर, ठीक है, जॉर्ज पियरे ने बताया था। नगरों के वर्गीकरण से संबंधित है कौन विद्वान? अब वर्गीकरण में तो भाई सभी विद्वानों का नाम बनेगा ना, क्यों? यहाँ भाई चार्ल्स पियरे भी होंगे, चार्ल्स बर्गर भी होंगे, एस रोमर भी होंगे। सही जवाब होगा डी वाला। दिल्ली किस प्रकार के नगर सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली बताइए। केंद्रीय स्थित सिद्धांत, तारा स्थित सिद्धांत, सांख्यिकी और सेक्टर। ए जी हाँ, बता नहीं रहे हो, बताइए। सर ए फ्री होगा क्या? ना, बी विकल्प होगा। अब सुनिएगा थोड़ा सा, तारा स्थित सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हर्ड ने। किसने दिया था? हर्ड ने। इस तरह के सिद्धांत में नगर रिप्रेजेंट किए गए हैं, नगर। जैसे एक दिल्ली हो गया आपका, अजमेर हो गया,
कोटा, कोटा जानते हो राजस्थान, कोटा, यस सर। जमशेदपुर, ठीक है, इत्यादि, दिल्ली, अजमेर, जमशेदपुर, कोटा, इस तरीके का जो एरिया आ रही है ये तारा स्थित है। इसका मतलब है यहाँ पे ना, अगर हम बात करते हैं इसमें, तो एक प्रकार का ये सिद्धांत खंड और स्तर का सिद्धांत दर्शाता है। दिल्ली, है ना, खंड और स्तर का सिद्धांत दर्शाता है। इस प्रक्रिया में यदि बात किया जाए इस सिद्धांत के दृष्टिकोण में, तो जनसंख्याओं का जो घनत्व पाया जाता है, घनत्व, ये भी इस तारा सिद्धांत के ही अंतर्गत रखा गया है। इस सिद्धांत में तारा कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर कोई, आप ये मत सोचिएगा कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ सवाल केंद्र शासित प्रदेश से नहीं है, यहाँ सवाल ये है कि सिद्धांत, नगर का सिद्धांत है। नगर के सिद्धांत कई टाइप के होते हैं। एक होता है केंद्रीय स्थित सिद्धांत, और केंद्रीय स्थित सिद्धांत का मतलब ये होता है, ये केंद्रीय वाला 1925 में आया था। पार्क और बर्गेस ने ये सिद्धांत दिया था केंद्रीय स्थित में। इसमें बताया गया कि नगर संयुक्त जो होगा वो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो वाला नगर है, केंद्र वाला, यूएसए का शिकागो है, वह इसी सिद्धांत पे आधारित है ना। मतलब केंद्र में क्या है, मध्यवर्ती एरिया, उसके बाहर बाहर जो कार्य हो रहे हैं उस तरीके के पार्ट में जिक्र होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे अगर हम बात करते हैं, पहले नंबर पे क्या होता है, केंद्र वाले में फैक्ट्री हो गया, बैंक हो गया, होटल हो गया, थिएटर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इत्यादि पाए जाते हैं। तो बर्गेस ने कहा उससे वो डाउन सिटी है, वो डाउन सिटी है। फिर उसके बाद इसने बताया कि भाई दूसरे नंबर पे जो बता वो गंदी बस्तियाँ पाई जाती है उसमें, उसके बाद दूसरे गंदी बस्तियाँ पाई जाती हैं। इस तरीके से उसने डिवाइड किया। तीसरे में कहा कि जो मध्यवर्गीय के लोग होते हैं वो निवास करते हैं तीसरे वाले में। चौथे वाले में इस तरीके से उसने बोला कि गोले का जो अंदर होता है वो लोगों के अधिकारों के निवास करते हैं वहाँ पे। उसके बाद उपनगर होता है। इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था। तो वो था केंद्रीय वाला पार्ट। उसके बाद एक था सेक्टर सिद्धांत। ये जो सेक्टर सिद्धांत है ये 1939 में आया था। ये दिया था होमर वाइट ने दिया था ये सिद्धांत, ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि जिन निवास क्षेत्रों का किराया अधिक होता है वह नगर केंद्र से क्रमशः बाहर होते हैं। मतलब किराया अधिक होता है तो केंद्र से बाहर होते हैं, ठीक है। उस क्रिया में इन्होंने इस शब्द को दिया था, है ना। ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। और जो फैक्ट्री उक्ट्री की बात कर रहा था, नगर वगैरह की बात कर रहा था, वो केंद्र स्थिति का पार्ट बन रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखेंगे। और उसके बाद एक आता सांख्यिकीय सिद्धांत। ये जो सांख्यिकीय सिद्धांत है अमेरिका के 20 नगरों के आत्महत्या और तलाक का अध्ययन करके प्रतिपादित किया गया था। 20 नगरों के आत्महत्या और तलाक का अध्ययन किया गया था, तब बताया गया कि ये सांख्यिकीय सिद्धांत है। तो इसमें ना बेसिकली नंबरों के आधार पे, प्रॉब्लम्स के आधार पे आप ऐसा कह सकते हो, या किसी व्यवसाय के आधार पे जो है सेक्टर डिवाइड कर दिया गया, तो वो सेक्टर का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत किसने दिया था, अध्ययन किया था? तो कैल्विन समाइड ने किया था ये, ठीक है। दिल्ली का तारा वाला हर्ट का हो जाएगा। केंद्रीय स्थिति का मैंने क्या नाम बताया था, पार्क एंड बर्गस का नाम बताया था। सांख्यिकी में आपका क्या नाम आ जाएगा, कैल्विन जो है स्लमाइड का नाम आ जाएगा, स्लमाइड का। और सेक्टर वाले में जो है नाम आ जाएगा होमर का, ठीक है। सेक्टर वाले में नाम आ जाएगा किसका, होमर हाइट का। ये नाम आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 76, रूरल सोशोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? रूरल साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। 76 बताइए। 76 ऑप्शन डॉक्टर ए आर देसाई। लघु समुदाय की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? लघु समुदाय की रॉबर्ट रेडफील्ड।
प्रवासी लोग होते हैं? प्रवासी लोग कौन से होते हैं? मूल निवासी, है ना, प्रवासी लोग। एक अनुमान के अनुसार लगभग कितने भारतीय प्रवासी विश्व में निवास करते हैं? लगभग बताया गया है वर्ष के डेटा के आधार पे, तो 3 करोड़, है ना। एक लास्ट सवाल ले लीजिए, प्रवासी भारतीयों की सफलता का सबसे बड़ा कारण सूचना क्रांति, है ना, सबसे बड़ा कारण। और सर्वाधिक प्रवासी भारतीय किस देश में निवास करते हैं? बताइए। संयुक्त अरब अमीरात में, है ना। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, ठीक है, ठीक है ना। इसकी वीडियो मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी पीडीएफ आपके पास जा चुकी है, वहां से आप लोग देख सकते हैं।